वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीचर्स की कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। तो टीजीटी पीजीटी पीआरटी वाले बच्चों का प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन यहाँ पर मैं कवर करवा रही हूँ। पीजीटी टीजीटी वाले बच्चों के लिए ये सीरीज है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। ये वाली क्लासेस रहेंगी, अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और पीआरटी वाले बच्चों की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है क्योंकि पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। तो पीआरटी हो टीजीटी पीजीटी सभी में 50 नंबर की प्रोफेशनल एबिलिटी पूछी जाएगी। ठीक है, तो 2 सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है आप लोगों के लिए। और आज ही हमारी 9th क्लास रहेगी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए। देखिए आज जो हम करेंगे वो डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये 2 टॉपिक आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। यानी कि आपका जो सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वो वाला टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले फिलॉसफी जितनी भी थी, यानी कि जितने भी फिलॉसफी से रिलेटेड सब टॉपिक थे, वो मैं सारे के सारे कवर करवा चुकी हूँ। 8 क्लासेस उस टॉपिक पर मैंने बनाई है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि भाई मैं देख रही हूँ कि ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं बच्चों के, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो इसलिए की थी, कुछ एक बच्चे कॉमेंट्स कर देते हैं तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई कितने बच्चे रेगुलर देख रहे हैं? किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा है। तो जितने भी बच्चे रेगुलर हैं, अगर कम से कम 10 से 15 कमेंट्स भी आएंगे तो मुझे लगेगा हाँ 10-15 बच्चे तो हैं एटलीस्ट कि वो सीरीज को देख रहे हैं। ठीक है, वो रेगुलर हैं। तो जितने भी बच्चे आप रेगुलर देख रहे हो, तो हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो, मुझे अपडेट किया करो कि आप लोगों को मतलब कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है या कुछ मुझे मतलब मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो जो भी आपका व्यू रहता है वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। मोटिवेशन मुझे मिल ही नहीं रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। जब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि भाई बच्चे इन्वॉल्व है ही नहीं, तो फिर मैं भी बिल्कुल लूज हो जाती हूँ, ढीली हो जाती हूँ कि यार छोड़ो ना, बच्चे तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं। तो जितने भी बच्चे रेगुलर हैं, मुझे एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि भाई कितने बच्चे रेगुलर हैं। तो उन सभी के कमेंट्स मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये सीरीज हो सकता है मैं ड्रॉप कर दूंगी, आगे इसको मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो में हम सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, 2 टॉपिक आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम पहला टॉपिक करेंगे सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन को समझने से पहले आपको सोशियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सोशियोलॉजी होती क्या है, क्या नीड इंपोर्टेंस है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी की मीनिंग और डेफिनेशन से। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अब ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टॉपिक्स रहे। सोशियोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो कुछ एक फैक्ट्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 फैक्चुअल चीजें रहेंगी, बाकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि भी बहुत ज्यादा मतलब ब्रॉड लेवल पर भी मैं नहीं करवाना चाह रही थी कि इसको बहुत, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक होते हैं उसको आप कितना ही ब्रॉड में खींच लीजिएगा। ठीक है, मतलब बहुत ब्रॉड में आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने कंसाइज वे में कोशिश की है कि बेटर तरीके से चीजें आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई ये जो शब्द है सोशियोलॉजी, ये शब्द कहां से इसकी शुरुआत होती है, किसने इसको सबसे पहले यूज किया था? तो ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, ऑगस्ट काम्टे ने 1837 ईस्वी में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ऑगस्ट काम्टे एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। ठीक है, ही कंबाइंड द ग्रीक वर्ड सोसाइटस मीनिंग सोसाइटी एंड द लैटिन वर्ड लोगस मीनिंग साइंस ऑफ स्टडी। मतलब ये जो सोशियोलॉजी शब्द है 2 शब्दों के मेल से बना है, 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। ग्रीक वर्ड सोसाइटस, सोसाइटस का मतलब सोसाइटी, और दूसरा लैटिन वर्ड कौन सा? लोगस, जिसका मतलब है साइंस, या हम कह सकते हैं स्टडी, या साइंटिफिक स्टडी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या हुआ? सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि इसमें सोसाइटी का साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जाता है और सोसाइटी और इंडिविजुअल की रिलेशनशिप को देखा जाता है कि उनमें क्या रिलेशनशिप है, उसके रिलेशनशिप को अध्ययन किया जाता है। अब सोशियोलॉजी क्या है? एज अ साइंस है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? यंगेस्ट सोशल साइंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एज इट डेवलप्ड लेटर कंपेयर टू अदर साइंसेज, यानी कि दूसरे विज्ञानों की तुलना में इसका डेवलपमेंट काफी बाद में हुआ है। तो इसको क्या बोला जाता है? यंगेस्ट सोशल साइंस बोला जाता है। भाई सबसे युवा सामाजिक विज्ञान हम इसको कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? यानी कि 1876 से यूएसए से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे देशों में भी मतलब इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, और वर्ल्ड वॉर पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद इंडिया में इसकी शुरुआत हो गई थी। पोलैंड,
इंग्लैंड, मिस्र, इजिप्ट, मेक्सिको, स्वीडन, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से विकसित होती चलेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि भाई सोशियोलॉजी की शुरुआत कहां से होती है। ऑगस्ट काम्टे ने इस शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए उनको जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, तो वो ऑगस्ट काम्टे हैं, ठीक है। इसको यंगेस्ट सोशल साइंस भी कहा जाता है। मतलब सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां हुई थी, तो यूएसए से इसकी शुरुआत हुई थी 1876 में, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, मतलब फैक्चुअल चीजें ज्यादा नहीं रहेंगी, पूरा का पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र की। मतलब सोशियोलॉजी को अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो कुछ एक डेफिनेशंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया, जो अमूमन पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे बीएड हो गया, एमएड हो गया, जब आप करते हैं तो वहां पर आप लोगों को डेफिनेशंस भी इंक्लूड करनी होती है। तो जो टॉपिक मैं बनाती हूँ, तो वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो सभी को ध्यान में रखते हुए बनाती हूँ कि भाई सभी तरह के जितने भी बच्चे हैं जो बीएड एमएड कर रहे हैं, जो एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उन सभी को बेनिफिट हो। तो एलेक्स एंकलेस क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ सोशल एक्शन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। यानी कि समाज शास्त्र क्या है, सामाजिक क्रियाओं और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सिस्टम जिसमें सोशल एक्शन और उनके क्या इंटर रिलेशनशिप है, सामाजिक क्रियाएं और उनके इंटर रिलेशनशिप को अध्ययन किया जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे, वार्ड, ब्लैकमेर, गीडिंग ये क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। सो छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। मेनली ऑगस्ट कॉम्टे का ही नाम आता है। ऑगस्ट कॉम्टे क्या कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो मतलब उसमें सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाता है। इसके बाद है गिलिन, और गिलिन ये क्या कहते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। यानी कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके इंटरेक्शन से जो एसोसिएशन हो रहा है उसी को इन्होंने सोशियोलॉजी बोला है, ठीक है। यानी कि जीवित प्राणियों के पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन ही क्या है, सोशियोलॉजी है। मैकाइवर, पेज और एबल ये क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यानी कि जो समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करता है, ठीक है। यानी कि समाज का जो रिलेशनशिप है, सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल के साथ, उसको स्टडी करता है, उसके नेचर को स्टडी करता है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शंस। यानी कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की, यानी कि जो सोशल एक्शंस हैं उनकी व्याख्यात्मक समझ विकसित करने का प्रयास करता है, ठीक है। यानी कि उसमें जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं उनको बिल्कुल इंटरप्रेट करके समझाने की कोशिश की जाती है। तो ये कुछ एक डेफिनेशन है, यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है, लेकिन जिसकी अगर हम बात करें तो यही है कि भी सोशियोलॉजी में सोशल एक्शंस और उनके जो इंटर रिलेशनशिप्स है उनको स्टडी किया जाता है, सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाता है, यही कहा गया है ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार कोई डेफिनेशन ही उठाकर दे दी जाती है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि क्लैरिटी आप लोगों को हो जाए। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल सोशियोलॉजी की। एजुकेशनल सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, एजुकेशन और सोशियोलॉजी, यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है सोशियोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम एजुकेशन और सोसाइटी को कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। यानी कि एजुकेशन और सोसाइटी किस तरह से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि उनका क्या कनेक्शन है, ठीक है। शिक्षा और समाज को जोड़ती है। शैक्षिक समाजशास्त्र क्या करती है, सोशियोलॉजी की वह ब्रांच है जो शिक्षा और समाज को जोड़ने का काम करती है। अगर हम फादर की बात करें तो इसके फादर कौन है एजुकेशनल सोशियोलॉजी के, ई जॉर्ज पाइने, ठीक है। ई जॉर्ज पाइने शैक्षिक समाजशास्त्र के फादर हैं। और सोशियोलॉजी के फादर कौन है, ऑगस्ट कॉम्टे। इट एम्फसाइजेस दैट द एम्स ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि जो समाज शास्त्र के एम्स हैं, जो समाज शास्त्र के उद्देश्य हैं, उनको कैसे अचीव किया जा सकता है, थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस। मतलब सोशियोलॉजी के जो एम्स है उनको एजुकेशनल प्रोसेसेस के थ्रू अचीव किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे नीड क्या है, भाई आवश्यकता क्या है एजुकेशनल सोशियोलॉजी की। तो क्या आवश्यकता है, एजुकेशन और सोशियोलॉजी मतलब एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। एजुकेशन सोशियोलॉजी पर डिपेंड है और सोशियोलॉजी एजुकेशन पर डिपेंडेंट है। जैसे जब हम फिलॉसफी और एजुकेशन की बात करते हैं तो फिलॉसफी एजुकेशन पर डिपेंड है, एजुकेशन फिलॉसफी पर डिपेंड है। इसी तरह से जब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि एजुकेशन और साइकोलॉजी भी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी पर डिपेंड है, साइकोलॉजी एजुकेशन पर डिपेंडेंट है। तो कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई एजुकेशन के जो बेसिस हैं, तीन मेन बेसिस हैं, क्या क्या, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, ये तीन मेजर फाउंडेशन है एजुकेशन के, ठीक है। यानी कि इनका
इसका गहरा रिलेशनशिप है एजुकेशन के साथ, सोशियोलॉजी का, फिलॉसफी का, साइकोलॉजी का। तो क्या आवश्यकता आन पड़ी कि भाई सोशियोलॉजी विदाउट एजुकेशन कैसे है, लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल, यानी कि एक बॉडी जिसमें सोल नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है। एजुकेशन विदाउट सोशियोलॉजी, भाई एजुकेशन बिना सोशियोलॉजी के कैसे है, लाइक अ व्हीकल विदाउट द व्हील्स, यानी कि एक व्हीकल, एक गाड़ी जिसके पहिए ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी इज इसेंशियल फॉर कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट, भाई दोनों एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा कि भाई एसेंशियल है एजुकेशनल सोशियोलॉजी कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट के लिए। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही हम सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है उसको स्टडी कैसे करते हैं, उसके बारे में, सोसाइटी के बारे में हमें पता कैसे चलता है, थ्रू एजुकेशन, ठीक है। तो जो भी सोसाइटी में कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, आगे ट्रांसमिट किया जा सकता है, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, और उसके आधार पर ही सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द रोल ऑफ स्कूल्स इन सोशल प्रोग्रेस, भाई सबसे पहले स्कूल का क्या रोल रहेगा सोशल प्रोग्रेस में, उसकी नॉलेज को एक्वायर करना, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। टू गेन नॉलेज अबाउट हाउ टीचर्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड सोशल प्रोग्रेस, भाई टीचर किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं सोसाइटी और सोशल प्रोग्रेस में, उसकी नॉलेज को गेन करना, यानी कि जो नॉलेज गेन की जा रही है वो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में गेन करने की कोशिश की जा रही है। टू एनालाइज हाउ सोशल एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस एंड इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, भाई किस तरह से सोशल एलिमेंट्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस चीज को एनालाइज करना। टू डिजाइन करिकुलम दैट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रेंड्स इन सोसाइटी, भी जो भी इकोनॉमिक और कल्चरल ट्रेंड्स है सोसाइटी में वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए जब भी आप करिकुलम डिजाइन करें, ठीक है। करिकुलम में वो सारी चीजें होनी चाहिए। टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी, भी स्टूडेंट्स की इस तरह से हेल्प करना कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजीज को समझ सके। टू स्टडी हाउ इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू सोशल डेवलपमेंट, मतलब इंडिविजुअल्स सोशल डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं उसको स्टडी करना। टू एम्प्लॉय साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स फॉर अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान विधियों का उपयोग करना। तो अगर आप देखेंगे अलग अलग शब्दों में एक ही चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिविजुअल को सोसाइटी से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इंडिविजुअल को सोसाइटी से, करिकुलम, टीचर का रोल, स्टूडेंट का क्या रोल रहेगा, इन सारी चीजों को मतलब सोसाइटी के संदर्भ में देखा जा रहा है। तो अलग अलग शब्दों में अगर हम देखें तो भाई घूम फिरकर हमने एक ही चीज देखी है कि भाई एजुकेशन और सोसाइटी को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है एजुकेशनल सोशियोलॉजी में। रिलेशनशिप क्या रहेगा एजुकेशन और सोशियोलॉजी का? तो वही रिलेशनशिप रहेगा एजुकेशन और सोशियोलॉजी का, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बिना एजुकेशन के सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी के बगैर एजुकेशन कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, क्लोजली लिंक्ड है और डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। दे आर इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन, यानी कि दोनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे जस्ट लाइक फिलॉसफी एंड एजुकेशन और साइकोलॉजी और एजुकेशन, जो कि मैंने पीछे अभी बताया था कि जैसे फिलॉसफी और एजुकेशन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और साइकोलॉजी और एजुकेशन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी प्रकार से एजुकेशन और सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या करती है? साइंटिफिकली एनालाइज सोशल प्रोग्रेस एंड पैटर्न्स विद इन द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो भी सोसाइटी के सोशल प्रोग्रेस किस तरह से हो रहा है, क्या क्या पैटर्न है सोसाइटी में, क्या हो रहा है, तो उसका स्टडी करना, ठीक है। उस चीज को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। सोशियोलॉजी विदाउट एजुकेशन किस तरह से है? लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल, यानी कि एक बॉडी जिसमें सोल नहीं है उसी तरह से। और एजुकेशन विदाउट सोशियोलॉजी कैसे है? लाइक अ व्हीकल विदाउट द व्हील्स। कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। विदाउट एजुकेशन सोशियोलॉजी कुछ नहीं है, विदाउट सोशियोलॉजी एजुकेशन कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों डिपेंडेंट है। इसके बाद बात करेंगे सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो मेन टॉपिक है यहाँ पर हम सोसाइटी और एजुकेशन को कनेक्ट करके, मर्ज करके चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा का मीनिंग क्या रहेगा? तो जो एजुकेशन है वो किससे इन्फ्लुएंस है? ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय सोशियोलॉजी। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई एजुकेशन अपने आप में एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जो बच्चे के व्यवहार को सोशलाइज करता है और उसके व्यवहार में चेंजेस लाता है, ठीक है। जो बच्चे को सोशलाइज करने का काम करती है और उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, किसके थ्रू? थ्रू एजुकेशन, ठीक है। ब्राउन स्टेट दैट एजुकेशन इज अ कॉन्शियसली कंट्रोल्ड प्रोसेस through which
चेंजेस आर ब्रोट इन अ पर्सन एंड विद इन द ग्रुप। भाई ब्राउन क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक कॉन्शियसली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। क्योंकि कॉन्शियसली कंट्रोल्ड प्रोसेस इसलिए कहा है क्योंकि एजुकेशन के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार में चेंजेस आते हैं, और वो इंडिविजुअल कहाँ रहता है, वो सोसाइटी में रहता है। जो चेंजेस इंडिविजुअल के व्यवहार में आते हैं तो वो फर्दर आगे सोसाइटी में भी दिखाई देंगे, इसलिए इसको कॉन्शियसली कंट्रोल्ड प्रोसेस कहा गया है। इसके बाद बात करेंगे सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो एम्स क्या होंगे, मेन एम क्या होना चाहिए एजुकेशन का, वो भी सोसाइटी से कनेक्टिव होना चाहिए, सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि टू डेवलप सोशल क्वालिटीज एंड सोशल अवेयरनेस इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में सोशल क्वालिटीज को डेवलप करना, सोशल अवेयरनेस को डेवलप करना। एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल्स फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड द नेशन। भाई एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंडिविजुअल्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति अवेयर करे, समाज और सोसाइटी के प्रति उनका क्या रोल है उसको वो समझे। तो क्या क्या एम्स हो सकते हैं एजुकेशन के, यानी कि सोसाइटी को ध्यान में रखा गया है, सोसाइटी को ध्यान में रखकर सारी चीजें होनी चाहिए। तो एजुकेशन फॉर सोशल सर्विस, किस तरह की सोशल सर्विस के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, सिटीजनशिप के लिए होनी चाहिए, एफिशिएंसी के लिए होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे एजुकेशन के एम्स होंगे, क्योंकि सोसाइटी को ध्यान में रखकर सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे में सोशल क्वालिटीज और सोशल अवेयरनेस को डेवलप करना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करेंगे सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। भाई शिक्षा के कार्य क्या रहेंगे, तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो किस पर फोकस करते हैं, सोशल फंक्शंस की बात करते हैं, किस तरह के मतलब सामाजिक कार्य होने चाहिए। तो मुनरो क्या कहते हैं, द की फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, क्या क्या होने चाहिए। अब सोशल फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा, स्प्रेडिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज को स्प्रेड करना, डिफ्यूज करना। सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल का मतलब है कि भाई एजुकेशन के थ्रू इंडिविजुअल के व्यवहार में चेंजेस आते हैं, वो इंडिविजुअल सोसाइटी में रहता है तो फर्दर वो चेंजेस सोसाइटी में दिखाई देंगे, तो सोसाइटी में एक टाइप का कंट्रोल आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको सोशल कंट्रोल कहा गया है। प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चरल हेरिटेज, वो भी किसके थ्रू होगा, मतलब जो भी कल्चरल ट्रेंड्स हैं सोसाइटी में उसको प्रिजर्व करना, उसको ट्रांसमिट करना, वो भी एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, तो ये भी एजुकेशन का कार्य है। सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, बच्चों में क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट को डेवलप करना, ये सारे एजुकेशन के फंक्शंस बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड करिकुलम। भाई करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो करिकुलम भी सोशल पर्सपेक्टिव पर आधारित होना चाहिए, समाज और सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए, करिकुलम उसी चीज पर रिफ्लेक्ट बैक करता हुआ होना चाहिए। तो की प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइनिंग अ करिकुलम बेस्ड ऑन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। भाई करिकुलम के जो की प्रिंसिपल्स डिजाइन किए जाएं तो किस पर आधारित होने चाहिए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पर, समाज सोसाइटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, इट शुड एड्रेस सोशल कंडीशंस, प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सोशल कंडीशंस क्या है, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट स्टूडेंट्स रियल कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स, भाई बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसकी रियल कंसर्न क्या है, उस चीज को रिफ्लेक्ट बैक करे। इट शुड इंक्लूड कोर कल्चरल वैल्यूज, समाज सोसाइटी की जो भी कल्चरल वैल्यूज हैं वो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। इट शुड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, मतलब इस तरह का होना चाहिए जो बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की भावना को डेवलप कर सके। एक फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना चाहिए, समाज और सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो करिकुलम में भी झलकने चाहिए। इसके बाद बात करेंगे सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड टीचिंग मेथड्स। भाई पढ़ाना कैसे है, शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, तो बेसिक सी बात है, समाज और सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो समाज और सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग मेथड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। कैसे होनी चाहिए टीचिंग मेथड्स, इस तरह के होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है सोशल एडजस्टमेंट उनका बेहतर तरीके से हो सके, समाज और सोसाइटी में वो एडजस्ट कर सके, इस तरह की स्किल्स का डेवलपमेंट बच्चों में होना चाहिए। इस तरह के मेथड्स का प्रयोग करना है तो बच्चों में प्रॉब्लम सोल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना है ताकि बच्चे डाइवर्ज होकर चीजों को सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को सोचे। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में चीजों को करके देखे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक, मतलब एनालाइज कर सके चीजों को। तो सोशलाइज टेक्निक्स का प्रयोग करना है कि भाई जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, डिबेट्स हो गया, इस तरह के मेथड सोशलाइज टेक्निक्स का प्रयोग करना है। ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको रिप्लेस किससे करना है, सोशलाइज टेक्निक से। जब बच्चे ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ग्रुप प्रोजेक्ट करेंगे, टीम वर्क करेंगे तो इससे क्या है, बच्चों में डेमोक्रेसी
डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी विकसित होंगी, एक दूसरे की वैल्यूज जो भी हैं उनको वो समझेंगे, टीम वर्क की स्पिरिट उनके अंदर आएगी, ठीक है। मतलब तो इस तरह की टेक्निक्स का प्रयोग करना है, सोशलाइज टेक्निक्स का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड स्कूल। भाई स्कूल कैसा होना चाहिए, तो स्कूल इज कंसिडर्ड अ मिनिएचर सोसाइटी, मतलब स्कूल को एक मिनी सोसाइटी के रूप में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि स्कूल में क्या है, बच्चों का भविष्य बन रहा है, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो एक तरह से मिनी सोसाइटी के रूप में उसको समझा जाता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने जब आप लोगों को थिंकर्स करवाए थे, तो जो वेस्टर्न थिंकर्स में हमने जॉन ड्यूई को पढ़ा था, तो किसने कहा है, ये जॉन ड्यूई क्या मानते हैं, स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी मानते हैं, ठीक है। स्कूल का अहम रोल होता है जहां पर बच्चों की में सोशल क्वालिटीज, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो बहुत अहम रोल बताया गया है स्कूल का। अ स्कूल प्रोवाइड सोशल एक्सपीरियंसेस इसेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे में सोशल एक्सपीरियंसेस कौन प्रोवाइड करता है, स्कूल प्रोवाइड करता है, ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, समाज और सोसाइटी में वो बेहतर तरीके से रह सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड टीचर। भाई टीचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि टीचर का व्यवहार भी उसी तरह का होना चाहिए, समाज और सोसाइटी वाली क्वालिटीज, क्योंकि टीचर का क्रूशियल रोल माना गया है, टीचर्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग सोसाइटी को शेप देने में टीचर का अहम रोल होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के व्यवहार को मोल्ड कौन करता है, टीचर करता है। तो टीचर अपने रोल के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको उसके प्रति वो अवेयर होना चाहिए, उसमें मतलब किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए, गुड सिटीजनशिप और डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाली क्वालिटीज टीचर के व्यवहार से झलकनी चाहिए, क्योंकि बच्चे टीचर को अपना आइडियल मानते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना, नहीं हमारे टीचर ने ऐसा बोला है ऐसे करना है, तो टीचर को वो बहुत बड़ा आइडियल मानते हैं, ठीक है। तो टीचर का जो व्यवहार है उसके अंदर वो क्वालिटी झलकनी चाहिए। अब होता क्या है कि भाई टीचर जो पढ़ा रहा है उससे ज्यादा टीचर का एटीट्यूड बच्चों को प्रभावित करता है, तो वो सारी क्वालिटीज टीचर के व्यवहार में झलकनी चाहिए, गुड सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उसके अंदर सोसाइटी के प्रति उसका क्या रोल है, वो सारी चीजों के प्रति वो अवेयर होना चाहिए, मतलब टीचर अपने रोल के प्रति अवेयर कॉन्शियस होना चाहिए। अब आप लोगों ने देखा भी होगा, इंडियन एजुकेशन के जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है उसके जो चेयरमैन थे DS कोठारी, तो उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी देश के भविष्य को अगर आप देखना चाहते, किसी भी देश की डेस्टिनी को अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लासरूम्स में जाके देखिए, क्योंकि वहां पर बच्चों का भविष्य बन रहा है। तो बच्चे को मोल्ड कौन करता है, टीचर करता है, तो टीचर का अहम रोल माना गया है, ठीक है। टीचर अपने रोल के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड डिसिप्लिन। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं कि भाई डिसिप्लिन नेचुरली बच्चे में इमर्ज होना चाहिए, ठीक है, समाज और सोसाइटी के प्रति। वो कब होगा, जब वो ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, ग्रुप वर्क करेगा, टीम वर्क की स्पिरिट उसके अंदर होगी, ठीक है। समाज और सोसाइटी की जो भी मतलब सर्विसेज होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करेगा, तो वहां से बच्चे में सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल डिसिप्लिन का डेवलपमेंट होता है। इट शुड डिस्करेज बिहेवियर दैट हार्म सोसाइटी, मतलब इस तरह का व्यवहार उसको नहीं करना है जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए, तो सोशल डिसिप्लिन पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। भाई स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो स्टेट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल, भाई सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो कि आज की डेट में हो भी रहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट, ठीक है। तो एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, भाई सभी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, काम किसका है, स्टेट का है, स्टेट की जिम्मेवारी है, ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड फुलफिल देयर सोशल ड्यूटीज, भाई एजुकेशन इंडिविजुअल्स को इस तरह से हेल्प करे कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके, अपनी आजीविका खुद कमा सके, बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाए, और जो भी सोशल ड्यूटीज है उनको वो फुलफिल करे। इस तरह की एजुकेशन इंपार्ट की जानी चाहिए। द गवर्नमेंट इंश्योर्स प्राइमरी टू हायर एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन, भाई गवर्नमेंट को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो भी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन दी जा रही है वो सभी सिटीजन को अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो स्टेट का यही रोल है कि सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक था एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। भाई एस्पिरेशंस क्या है, मतलब हम क्या एस्पायर करना चाह रहे हैं इंडियन सोसाइटी से, इंडियन सोसाइटी क्या एस्पायर करना चाह रही है, क्या आकांक्षाएं हैं भारतीय समाज की। तो ये 4 मेजर एस्पिरेशंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये 4 ही हैं, लेकिन ये 4 को मेजर माना गया, इन 4 पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एस्पिरेशंस है इंडियन सोसाइटी की, लेकिन ये 4 मेजर है जिसकी हम बात करते हैं। कौन कौन सी, नेशनलिज्म, सोशल ऑर्डर, सोशल जस्टिस और यूनिवर्सलिज्म। तो इन चारों को हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म क्या है, यानी कि ये एक ऐसा फोर्स है जो कंट्री के जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनको यूनाइट करके रखता है, उनको बांध के रखता है, ये भावना नेशनलिज्म की, ठीक है। किस चीज के लिए इंक्रेज करता है, इंडिविजुअल्स को टू प्रायोरिटाइज नेशनल वेलबींग ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट नीचे होने चाहिए, राष्ट्र
राष्ट्रवाद की भावना ऊपर होनी चाहिए, मतलब देश का गुडनेस पहले होना चाहिए, आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो नीचे होना चाहिए। पेट्रियोटिक सिटीजन्स यानी कि जो देशभक्त सिटीजन्स है वो क्या करते हैं, विलिंगली सेक्रीफाइस फॉर द प्रोग्रेस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की प्रोग्रेस के लिए, मतलब अपनी इच्छा से सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म फोस्टर्स यूनिटी एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि ये जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है ये किस चीज के लिए फोस्टर करती है, यूनिटी, एकता, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनेपन की भावना के प्रति फोस्टर करती है। इट हेल्प सिटीजन्स रिजोल्व देयर डिफरेंसेस, मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं उनमें जो भी धर्म, रंग भेद, जाति के आधार पर जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको रिजोल्व कौन करता है, यही भावना नेशनलिज्म रिजोल्व करता है, ठीक है। एंड वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन द नेशन, भाई आपको इकट्ठा मिलकर काम करना है, अपने देश को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। इसके बाद है एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म, भाई शिक्षा का क्या काम है, शिक्षा का क्या रोल है, तो एजुकेशन का वाइटल रोल है कि वो इंडिविजुअल्स को सोशलाइज करती है और नेशनल यूनिटी के लिए प्रमोट करती है। बच्चों में नेशनल प्राइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग की भावना को इनकलकेट कौन करता है, एजुकेशन करती है। एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल प्रोग्रेस बाय इनहेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इनहेंस करती है, और जितने भी सोशल इविल्स हैं उनको इराडिकेट किसके द्वारा किया जाता है, एजुकेशन के द्वारा। इस तरह की सोशल इविल्स को दूर किया जा सकता है। इट मस्ट इंश्योर दैट पीपल डू नॉट इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कास्ट और रिलीजन, यानी कि धर्म, जाति, धर्म, भाषा, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के आधार पर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो लोगों के बीच में इस तरह के मतभेद ना हो, इस चीज के लिए इंश्योर कौन करता है, एजुकेशन करता है। तो एजुकेशन किसी भी नेशन के बेटर डेवलपमेंट के लिए, नेशन की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन का अहम रोल है नेशनलिज्म में। अब देखिए नेशनलिज्म में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, कौन कौन सी बाधाएं हो सकती है, मल्टीपल रिलीजन्स, भाई अनेक धर्म है, क्योंकि देश बहुत बड़ा होता है, अलग अलग धर्म के लोग वहां पर रहते हैं, तो रिलीजन के कारण कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग समुदाय लोगों के बने होते हैं, तो उसके कारण वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल डिविजन, क्षेत्रीय विभाजन की भाई ये हमारा क्षेत्र है, इतना हमारा एरिया, इतना हमारा एरिया है। लैंग्वेज डिफरेंसेस आ जाते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं देश में बोली जाती हैं, तो उसके कारण डिफरेंसेस आ जाते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, आर्थिक असमानताएं आ जाती हैं गरीबी और अमीरी के कारण, ठीक है। सोशल इनइक्वलिटीज, सामाजिक असमानताएं आ जाती हैं। लेक ऑफ कैपेबल लीडरशिप, कई बार नेतृत्व योग्य नहीं होता, मतलब जो लीडरशिप है वो कैपेबल नहीं होता, उसकी कमी के कारण प्रॉब्लम आ जाती है। इन एडिकेट एजुकेशन, कई बार एजुकेशन बेहतर नहीं होती, उसके कारण भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मल्टीपल रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटीज, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल डिवीजन, लैंग्वेज डिफरेंस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सोशल इनइक्वलिटीज, लीडरशिप की कमी होना, ये इनएडिक्वेट एजुकेशन, ये क्या है, ये ऑब्स्टिकल्स है नेशनलिज्म। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स है नेशनलिज्म में। अब एफर्ट्स क्या हो सकते हैं ताकि नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सके, भाई राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, तो करिकुलम बेहतर होना चाहिए, करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए, टीचिंग मेथड्स इस तरह की होनी चाहिए ताकि बच्चों को सोशलाइज करे। टीचर का रोल अहम होना चाहिए क्योंकि टीचर ही बच्चों को मोल्ड करता है, तो वो उनका रोल क्या होना चाहिए कि जितने भी ये सोशल ग्रुप्स है, डाइवर्स सोशल ग्रुप्स है, उनको इंटीग्रेट किया जा सके और राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको लाया जा सके, नेशनल मेन स्ट्रीम में उनको लाया जा सके। इसके बाद बात करेंगे सोशल ऑर्डर। भाई सोशल ऑर्डर का मतलब क्या है, सोशल ऑर्डर क्या होता है कि भाई जो भी समाज और सोसाइटी में लोग रह रहे होते हैं तो उनके लिए कुछ रूल और स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वो गवर्न करते हैं सोसाइटी को, कि भाई जो भी समाज और सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे रूल और रेगुलेशन उन लोगों को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि समाज और सोसाइटी में हार्मोनी को मेंटेन किया जा सके, डिसिप्लिन रह सके, प्रॉपर सोशल इंटरेक्शन लोगों के बीच हो सके। तो सोशल ऑर्डर्स में क्या क्या आ जाएगा, ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशन और रेगुलेशन, ये क्या आ जाएंगे, सोशल ऑर्डर्स में इंक्लूड है। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं, इनकी अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जैसे फैमिली हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर हो गया, पॉलिटिकल ऑर्डर, रिलीजियस ऑर्डर, लीगल ऑर्डर, ये क्या है, ये सारे के सारे सोशल ऑर्डर्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम किसको मानते हैं, फैमिली को मानते हैं। भाई फैमिली का अहम रोल है, बच्चे को सोशलाइज करने में सबसे मेन रोल क्या होता है, किसका होता है, फैमिली का होता है, क्योंकि सारी चीजें कहां से शुरू होती है, फैमिली से शुरू होती है। बच्चा सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, अपनी फैमिली के। तो किस तरह की फैमिली है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, स्टीरियोटाइप है या मतलब ब्रॉड लेवल पर वो चीजों को सोचते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चे में कहां से इनकलकेट होती हैं, फैमिली के थ्रू। उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर, आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर्स होते हैं, रिलीजियस ऑर्डर्स होते हैं, लीगल ऑर्डर्स होते हैं, विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। तो ये क्या है, ये सारे के सारे सोशल ऑर्डर्स के टाइप्स कह सकते हैं, ये अलग अलग यूनिट्स हम कह सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सोशल जस्टिस की। तो सोशल जस्टिस का मतलब सामाजिक न्याय, ठीक है, यानी कि सोशल लेवल पर सभी के साथ जस्टिस होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वेल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिविलेजेस सभी को मिलने चाहिए, किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब ये होता क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्योंकि जितनी भी सोसाइटीज हैं वो इंडिविजुअल्स को अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर कैटेगराइज कर देते हैं, जिसके कारण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ जाता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत बार पूछा जाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और एक सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्त्रीकरण, स्तर, ठीक है, स्त्रीकरण मैं लिख देती हूँ हिंदी में, स्तर मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयरिंग, जैसे अपर टू लोअर, लोअर टू अपर हो गया, ठीक है, अलग अलग हायरार्की एक बनी हुई है, या जिसको हम लेयरिंग कह देते हैं। और सोशल लेवल पर जो होता है तो उसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। अभी डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, भाई एज या फैमिली के कारण हो सकता है, अलग अलग किसी का ऑक्यूपेशन, वेल्थ, पावर के आधार पर हो सकता है, टैलेंट, पर्सनैलिटी के आधार पर हो सकता है। जैसे ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें, कोई डॉक्टर है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई पियून भी है, वेल्थ किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई गरीब मजदूर भी है, पावर किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, ठीक है। इसी तरह से इंडिविजुअल ट्रेड्स के आधार पर भी होता है, कोई बहुत टैलेंटेड है, किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, किसी की डाउन है पर्सनैलिटी, कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, तो उसके आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है कि भी जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है थोड़ा उसको ऊपर रख देते हैं, जो कम टैलेंटेड है उसको थोड़े नीचे वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। पर्सनैलिटी के आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये आपको हर जगह, यानी कि जितनी भी सोसाइटीज हैं वो सारी की सारी स्ट्रेटिफिकेशन के साथ ही आगे बढ़ती है, हर सोसाइटी में, मतलब इवन देन पूरे वर्ल्ड में आपको ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, क्लास, इंडिविजुअल ट्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों रहता है, ठीक है, यानी कि डिवीजन को तो बढ़ाता है, लेकिन इसके कारण साथ साथ समाज में यूनिटी भी बनी रहती है, लॉज और ऑर्डर्स भी मेंटेन रहते हैं, नहीं तो कोई किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, ठीक है, एक पियोन, एक IPS ऑफिसर को कुछ नहीं समझेगा, तो स्ट्रेटिफिकेशन जरूरी भी है। अब इन ऑर्डर टू ब्रिंग सोशल जस्टिस, भाई सोशल जस्टिस को लाने में, प्रमोट करने में सबसे अहम रोल किसका है? एजुकेशन का है, क्योंकि एजुकेशन क्रूशियल रोल प्ले करती है इस तरह की इनइक्वलिटीज को रिड्यूस करने में, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में। यानी कि एजुकेशन क्या करती है? सोशल मोबिलिटी को लाती है, सामाजिक गतिशीलता को लेकर आती है। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई सोशल लेवल पर एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में व्यक्ति मूव कर रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? सोशल मोबिलिटी। अब ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है, इसके टाइप्स अलग अलग है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, इंट्राजनरेशनल। अब ये क्या होती है? बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार सोशल मोबिलिटी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या इनके टाइप्स में से कुछ पूछ लिया जाता है कि भाई हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी क्या होती है, वर्टिकल क्या होती है। तो बेसिक चीजें यहां पर मैं बता देती हूँ। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई आप चेंज कर रहे हैं सेम स्टेटस में, मतलब आप मूव तो कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन आपका स्टेटस, आपका लेवल सेम है, ठीक है। जैसे एक टीचर एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल को ज्वाइन करी है, मतलब वहां पर भी वो PGT वाले बच्चों को पढ़ा रही थी, 11th 12th को ही पढ़ा रही थी, और दूसरे स्कूल में भी 11th 12th को ही पढ़ा रही है, और पे स्केल भी दोनों का सेम था, इस स्कूल में भी सेम था और दूसरे में भी सेम था। तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। इसके बाद है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी अपवर्ड और डाउनवर्ड दो टाइप की होती है। अपवर्ड में मतलब आपका स्टेटस अप हो रहा है, जो आपका स्टेटस था उससे आपका स्टेटस बढ़ रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड में आपका स्टेटस डाउन जा रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड में जैसे एग्जांपल से हम देखें कि मान लीजिए कोई स्कूल की टीचर से प्रिंसिपल बन जाती है, तो वो क्या है? वो आपका स्टेटस अप हो रहा है, ठीक है, आप एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में मूव कर रहे हैं और आपका स्टेटस भी बढ़ रहा है। डाउनवर्ड में क्या है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो बिजनेसमैन उसका कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, मतलब होता है ना बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो बहुत खराब हो जाता है, उसका बिल्कुल डाउन चला जाता है, और वो बिजनेसमैन से, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से एक शॉपकीपर बन जाता है, तो वो क्या है? वो डाउनवर्ड है, ठीक है। इसके बाद है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, यानी कि स्टेटस चेंजेस अक्रॉस जनरेशन। भाई मान लीजिए कोई किसान का बेटा है, ठीक है, मतलब फादर मजदूर है या किसान है, और उसका बेटा IPS ऑफिसर बन जाता है, तो वो क्या है? मतलब जनरेशन में ही चेंज आ गया, ठीक है, जनरेशन का स्टेटस चेंज हो रहा है। इसके बाद है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी का मतलब है स्टेटस चेंज विद इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम, यानी कि इंडिविजुअल का लाइफ टाइम में उसका स्टेटस चेंज होना। मान लीजिए कोई अभी असिस्टेंट कमांडेंट
कमांडेंट है, उसके बाद वो डिप्टी कमांडेंट बन गया, ठीक है, तो उसका खुद का स्टेटस चेंज हो रहा है उसी की लाइफ टाइम में। तो ये जितनी भी तरह की मोबिलिटीज की हमने बात की है, ये किसके थ्रू होंगी? एजुकेशन के थ्रू, यानी कि सोशल जस्टिस को लाने में एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी का बहुत बड़ा हाथ है। और सोशल मोबिलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूनिवर्सलिज्म की। तो यूनिवर्सलिज्म का मतलब क्या है कि भाई बहुत बड़े लेवल पर इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है, इंक्लूजन की बात हो रही है, ठीक है, इक्वलिटी की बात हो रही है। यूनिवर्सलिज्म किसको प्रमोट करता है? इक्वलिटी और इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करता है, ठीक है। यानी कि हम आइसोलेशन में नहीं जी सकते, हमें हर जगह कोऑपरेशन, टॉलरेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। मतलब पूरे संसार को एक स्मॉल विलेज के रूप में समझना। तो ये किसको इंक्रेज करता है? यूनिवर्सलिज्म कॉपरेशन, ग्लोबल कॉपरेशन, टॉलरेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रेज करता है। एजुकेशन किस चीज के लिए फोस्टर करती है? वर्ल्ड सिटीजनशिप, और मतलब जो इंडिविजुअल्स है उनको ग्लोबल सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करती है। अब इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन पर फोकस करे, ठीक है, यानी कि बच्चों में इस तरह की भावना पैदा हो। स्कूल में इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि बच्चों में म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडशिप की भावना को बढ़ावा मिले। एजुकेशन का गोल ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन के लिए नर्चर करे, ठीक है। तो यूनिवर्सलिज्म की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन का क्या रोल रहेगा? रोल ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा? द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज मेकिंग ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग इसेंशियल, यानी कि इसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू ही आप पूरे के पूरे संसार को एक ग्लोबल वर्ल्ड के रूप में समझ सकते हैं। यानी कि विश्व क्या है? एक वैश्विक गांव बन गया है। एजुकेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाया है, ठीक है, कि भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड एक मतलब क्लोज रिलेशनशिप में आ गया है, एक छोटे से गांव के रूप में उसको समझ सकते हैं, जिससे वैश्विक समझ आवश्यक हो गई है, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग जिसके लिए बहुत जरूरी है। सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए जो इंश्योर करे डिग्निटी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। एजुकेशन का अहम रोल है सोशल चेंज और मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है। ये क्या हेल्प करती है? बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सेकुलरिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन को इंस्टिल करती है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन क्या करती है? भाई लोगों का जो एटीट्यूड है उसको बदलती है, उनको मोटिवेट करती है सोशल प्रोग्रेस के लिए। इट प्रिपेयर्स कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स हु कंट्रीब्यूट टू नेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि ये सक्षम, जो भी कॉम्पिटेंट व्यक्तियों को तैयार करती है, ठीक है, प्रिपेयर करती है ताकि वो राष्ट्रीय और व्यक्तिगत विकास में योगदान दे। तो ये चार मेजर एस्पिरेशंस है इंडियन सोसाइटी के। कौन कौन से? नेशनलिज्म, सोशल ऑर्डर, सोशल जस्टिस और यूनिवर्सलिज्म। चारों को ही हमने डिटेल में समझा। आई होप कि टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं और मुझे नहीं पता चल रहा है कि कितने बच्चे रेगुलर हैं। अगर आप अच्छे से कमेंट करके नहीं बताएंगे, मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा, तो मैं इस सीरीज को बंद कर दूंगी। मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ। तो कमेंट हर बच्चे को करना है जो रेगुलरली इस सीरीज को वॉच कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उस हर बच्चे का कमेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में ये जो दो टॉपिक हमने डिस्कस करे हैं, सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ 30 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे।